एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो एल्डर आपस में फाइट कर रहे थे। वो दोनों ही काफी गुस्से में थे और अपनी पावर का यूज करके एक दूसरे पर बार बार अटैक किए जा रहे थे और एक दूसरे के अटैक से बार बार बचने की कोशिश किए जा रहे थे। उन दोनों की फाइट देखने के लिए वहां पर एक लड़का भी मौजूद था। जब दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक दूसरे पर अटैक करते हैं कि तभी एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से जो लड़का उनकी फाइट देख रहा था वो अब उस दुनिया से चेंज होकर कहीं और पहुंच जाता है। वो अब जैसे ही अपने रूम से बाहर आया था वहां पर उसके फियांसी खड़ी हुई थी जो कि काफी सैड थी। जब उसके पास जाकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो आगे से वो ये कहती है कि यहाँ के लोग मेरी बात नहीं मानते। तुम्हारे पास हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है तो तुम वो मुझे दे दो ताकि यहाँ के लोग मेरी बात को फॉलो कर सकें। जिस पर वो लड़का यही बताता है कि तुम्हें मैरिज कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो फिलहाल तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसकी फियांसी ये सुनकर काफ़ी नाराज़ हो गई थी और वो यही कहती है कि मैंने शादी तोड़ने का थोड़ा कहा है। उसकी फियांसी के पास कुछ कागज़ वगैरह थे जिस पर उसके साइन चाहिए थे, तो वहाँ पर अभी भी अंगूठे का रिवाज था तो वो अपनी उंगली उसके ऊपर लगा देता है। अब उसके पास फिंगरप्रिंट्स आ चुके थे। वो वहाँ से जाने से पहले ही उसे यही कहती है कि तुम मेरे पीछे बाहर आ जाओ। तभी साइड से भागती हुई उसकी छोटी बहन आ जाती है जो कि यही कहती है कि बड़े भाई क्या हम यहाँ पर खेल सकते हैं, जिस पर वो कहता है कि मुझे फिलहाल बाहर काम है जिसके सिलसिले में मुझे बाहर जाना होगा। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकला था कि तभी एक डंडा उसके सर पर लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खोलती है तो वो नीचे की तरफ देखता है तो उसे मालूम होता है कि वो एक पहाड़ी के ऊपर है, जिसकी वजह से वो काफी घबरा गया था। वो जैसे ही पीछे देखता है तो वहां पर मोहसेन खड़ा हुआ था, जिसे देखने के साथ वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उसके साथ कोई और नहीं बल्कि उसकी फियांसी खड़ी हुई थी। ये सारी बातें उसे समझ में नहीं आ रही थी तो उसकी फियांसी उसे क्लियर करते हुए यही बताती है कि मैंने तुम पर चीट किया, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरी हुई और मुझेन तो इतना काबिल लड़का है, तुम जैसे ट्रैश के साथ मैं कैसे रह सकती हूँ, मैं तो मुझेन के साथ ही रहूंगी। अब वो दोनों जैसे जैसे करीब बढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा पीछे हटने लग गया था और इससे और भी ज़्यादा घबराता जाता क्योंकि उसे डर था वो कहीं पहाड़ी से नीचे न गिर जाए। वो दोनों को ये कहता है कि तुम दोनों तो मेरी प्रॉपर्टी ऑलरेडी ले चुके हो, तो फिर तुम मुझे मारने क्यों चाहते हो, मुझे जाने दो। जिस पर मुहचैन उसके ऊपर पाँव रख कर ये कहता है कि तुम एक वेस्ट हो तो वेस्ट को तो मर जाना चाहिए, तुम्हारा यहाँ पर रहना ही हमारे लिए डिस्गस्टिंग है। ये कहते साथ ही उसे पाँव के साथ नीचे की तरफ धक्का दे देता है और ऐसा करने के साथ मुहचैन काफ़ी खुश हो गया था क्योंकि उसके हाथ में अब लिन फैमिली की सारी दौलत लग चुकी थी। अब उसके पास इतना पैसा था कि वो पूरे शहर को अपने इशारों पर नचा सकता था और इन्हीं बातों को सोचकर वो हंसने भी लग गया था। और वो दोनों ये भी जानते थे कि उसकी एक छोटी बहन भी है तो इसलिए उसके साथ भी उन्हें डील करना था। और फिर हम उसे एमसी को देखते हैं जो कि नीचे की तरफ पड़ रहा था, उसे होश आता है तो जागने के बाद ये कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं जिंदा हूँ। और उसे वही अपनी फियांसे की बातें याद आ रही थी और मुझे की बातें याद आ रही थी जिस पर उन दोनों ने उसे काफ़ी बुरा भला कहा था। उसे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी फियांसी भला उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो अभी सबके लिए खुद को ही दोष दिए जा रहा था। ये कहता कि मैं ही बुद्धू था जो उसके प्यार में पागल था, वो तो मुझसे प्यार करती ही नहीं थी और ये जो भी कुछ मेरे साथ हुआ है लगता है कि ये सब कुछ गॉड को भी नहीं पसंद, इसलिए मैं अभी तक मरा नहीं। लेकिन ये दुनिया कौन सी है, उसे इस बात को लेकर काफ़ी कंफ्यूजिंग थी। उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से घर वापस कैसे जाए कि तभी उसे फिर साइड से एक चीज़ दिखाई देने लग गई थी और वो उसका पीछा करते हुए कार में पहुँच जाता है और यही कहता रहता है कि क्या यहाँ पर कोई है, लेकिन आगे से उसे कोई भी आवाज़ नहीं मिलती। उसी कार में उसे एक रोशनी दिखाई देती है जो कि बाद में सवार्ड में चेंज हो जाते हैं, तो वो फिर आगे बढ़ते हुए सवार्ड के करीब पहुँच गया था और करीब पहुँचते साथ ही उस सवार्ड को ज़मीन से बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन अभी तक अपने भाई का वेट कर रही थी, वो अब काफ़ी सैड हो चुकी थी कि इतने में उसी के घर में दो बंदे घुस आते हैं और उनके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। और वो छोटी लड़की भी ऐसा लगता है कि बाहर कोई है। जैसे वो खिड़की करीब जाती है तो उसे आवाज़ सुनाई दे रही थी कि वो लोग उसी लड़की के लिए ही वहीं पर आए हुए थे और वो उसे ठिकाना लगाना चाहते थे। उनकी आवाज़ें सुनने के साथ ही वो एक साइड पर जाकर छुप जाते हैं ताकि उन दोनों से बच सके और उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। कि थोड़ी ही देर में वो दोनों उसके रूम में आ जाते हैं और रूम में उसे ढूंढने लग जाते हैं। वहाँ पर एक बत्ती पड़ी हुई थी जिससे वो हाथ लगाते हैं जो कि टेबल के ऊपर गिर जाती है, वहाँ पर मौजूद पेपर्स को आग लग जाती है
आग को देखते साथ ही छोटी लड़की बाहर की तरफ भागने लग गई थी और उन दोनों की नज़र उसी लड़की पर पड़ जाती है और वह दोनों भी उसका पीछा करने लग जाते हैं। जैसे ही वो लड़की बाहर आई थी उसी के साथ गिर जाती है। वो दोनों जैसे उसके करीब गए थे तो इस पर वो ये कहती है कि तुम दोनों मेरे करीब मत आना वरना मेरा बड़ा भाई यहाँ पर आ जाएगा और तुम दोनों को मार देगा। इस पर वो दोनों ये कहते हैं कि तुम चाहे कितना भी क्यों ना चिल्ला रहे हो तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पर आकर तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। छोटी लड़की को अभी भी उम्मीद थी कि उसका बड़ा भाई आ जाएगा। वो दोनों आगे बढ़कर उसे उठाने लगते हैं कि इतने में वहीं पर उसका बड़ा भाई आ गया था। वो पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका था। उसे देखते साथ ही वही दो गुंडे लोग ये कहते हैं कि तुम अभी तक जिंदा हो तो चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें अपने हाथों से मार देंगे। वो उन दोनों की अच्छी खासी पिटाई करता है और जलते हुए घर में उन दोनों को फेंक देता है। ये देखते साथ ही छोटी लड़की अपने बड़े भाई को ये कहती है कि हमारा घर तो जल गया और वो दोनों इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हो गए थे। और छोटी लड़की का भाई उसे ये कहता है कि तुम्हें ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ से जाना होगा और जो जो किसने भी किया है उससे हम बदला लेकर रहेंगे। और वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं। तभी हम एक और फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर एमसी एक चीज़ के पीछे छुपा हुआ था और वो दोनों एल्डर की फाइट देख रहा था। वो एल्डर जिसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा लग रही थी वो थक चुका था और वो हार मान चुका था, जबकि उसके सामने खड़ा हुआ एल्डर अभी भी और पावर हासिल करना चाहता था। पहले वाला एल्डर उसे रोकने की कोशिश करता है कि इससे तुम्हारी जान जा सकती है, लेकिन दूसरा एल्डर उसे ये कहता है कि इससे मुझे कुछ नहीं होगा बल्कि मैं और पावरफुल बन जाऊंगा। वो लड़का भी वहीं पर बैठा हुआ उन दोनों की बातें सुन रहा था कि तभी ही पहले वाले एल्डर को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई और भी है। उसके हाथ में जो सवार थी वही सवार वो उसकी तरफ फेंक देता है और उसका निशान उसके हाथ पर बन गया था। और प्रेजेंट के सीन में हम उसी निशान को देखते हैं और वही लड़का अपनी छोटी बहन के साथ जंगल में आया हुआ था और ये सारी बातें उसे ख्वाब लग रही थीं। वो अपनी सवार को ढूंढता है तो जो कि उसे वहां पर नहीं मिल पाती। अपने हाथ को चेक करता है तो उस सवार का निशान उसके हाथ पर बना हुआ था। उसे देखते साथ ही वो हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या यही 10 डायरेक्शन सवार तो नहीं है। उसके साथ ही उसका सर फटना शुरू हो जाता है। उसने वहाँ पर कुछ तकनीक सीख ली थी। जैसे वो ऊपर उठने की कोशिश करता है काफ़ी खुश हो गया था और ये कहता है कि ये चीज़ें तो मेरे काफ़ी काम आ रही हैं, ये दुनिया तो काफ़ी अच्छी है। जब वो अपने पाँव की तरफ नीचे की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक फार्मेशन बनी हुई थी और वो इसी फार्मेशन की पावर का इस्तेमाल करता है तो उसे मालूम होता है कि उसकी स्पीड पहले से काफ़ी तेज़ हो चुकी है और वो भागकर एक जंगल की सैर भी कर लेता है। एक चक्कर लगाने के बाद अपनी जगह पर बैठ जाता है और कहता है कि बाकी तकनीक को भी सीखना होगा और वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करने लग गया था, खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाने लग गया था। और इसी दौरान ही वो 3rd लेवल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में पहुँच जाता है। इसे आज देखने के साथ वो खुश हो जाता है और वो खुद से ये कहता है कि मेरे पास जो अभी टैलेंट है इससे तो मैं अपना रिवेंज ले ही लूँगा अगर इसी तरह मैं आगे बढ़ता रहा तो। फिलहाल तो उसने यूएंग जाना था जहाँ पर जाकर उससे एक एग्ज़ाम पास करना था। ऐसा करने के साथ ही वो अपनी बहन के पास जाता है और कहता है कि हमें वापस जाना होगा। जब उसकी छोटी बहन बताती है कि वहाँ तो बुरे लोग रहते हैं, हम भला वहाँ पर कैसे जा सकते हैं, तो उसका भाई कहता है कि तुम उनकी टेंशन ही मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं उन्हें अच्छा मदद सिखाऊंगा। उसकी बहन खुश हो गई थी। वो उसका हाथ पकड़ता है और दोनों अपनी घर की तरफ बाहर जाने लग जाते हैं। अब अपनी बहन को लेकर वो जैसे ही टाउन में पहुंचता है कि तभी एक बूढ़ा बंदा उसके पास आता है और ये कहता है कि मास्टर लिन त्यान, क्या आप भी मार्शल आर्ट एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर खड़े हुए लोग भी यही कह रहे थे कि अगर मास्टर लिन त्यान आगे बढ़कर इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो इस एग्ज़ाम को तो 4 चांद लग जाएंगे। लिन त्यान जब उस बूढ़े बंदे से पूछता है कि क्या तुम मुझे जानते हो तो इस पर मुस्कुराते हुए वो ये कहता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी फैमिली के मुझ पर काफ़ी सारे एहसानात हैं। तभी कुछ लोग और आ जाते हैं जो कि लिन त्यान का मजाक उड़ाने लग गए थे और ये कहते हैं कि तुम तो ट्रैश हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिन त्यान की छोटी बहन श्याओ ये देखकर काफ़ी डर गई थी और अपने भाई के पीछे छुप जाती है। तो ये देखने के साथ ही लिन त्यान अपनी बहन को ये कहता है कि तुम बस यहीं पर रुकी रहना, इन लोगों को मैं संभाल लूँगा। लिन त्यान आगे बढ़कर उन गुंडों लोगों की अच्छी खासी पिटाई करता है और थोड़ी देर में उन सभी का खात्मा कर देता है। जिसे देखने के साथ ही गुंडे लोगों का बॉस तो काफ़ी हैरान हो गया था, लेकिन लिन त्यान की बहन ये देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। उनके साथ एक मार्शल आर्टिस्ट भी आया हुआ था जिसका नाम था लियो। अब सारी उम्मीदें उसी से थीं कि वही लिन त्यान से बदला लेगा। लियो जैसे ही लिन त्यान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी लिन त्यान उसे एक ही पंच मारकर नीचे गिरा देता है।
जिसे देखने के साथ उन्डों का बॉस और भी हैरान हो गया था और वो ये कहता है कि ये तो सेकंड लेवल का बंदा था और इसे लिन त्यान ने आराम से हरा दिया। बोला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कल तक तो ये एक ट्रैश था। वो वहां से भागने लगता है कि तभी लिन त्यान अपनी स्किल दिखाते हुए जल्दी से उससे आगे आ जाता है और उसके आगे एक जोरदार किक दे मारता है, जिसकी वजह से उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी उसके लिए चलना भी मुश्किल हो जाता है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। वो उसके ऊपर पाँव रखकर खड़े ही था कि इतने में वहां पर मुंह चैन और उसकी फियांसे आ गए थे और वो दोनों ये कहते हैं कि तुम अभी तक जिंदा हो, तुम मरे नहीं। और मुंह चैन तो ये भी कहता है कि काफी दिन हो गए तुमसे मिले हुए और तो तुम पहले से काफी स्ट्रांग भी बन चुके हो। लिन त्यान उन दोनों को काफी गुस्सा दिलाता हूँ, दोनों को ये कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम दोनों फिर मेरे सामने आ जाओ और अभी तो कुछ भी खत्म नहीं हुआ, अभी तो सब कुछ शुरू हुआ है। उसकी ये बातें सुनने के साथ सच में उन दोनों को काफी गुस्सा आ जाता है और मार्केट में खड़े हुए बाकी लोग भी ये कहने लग गए थे कि हमने तो लिन त्यान को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था। मू चैन फिर ये कहता है कि तुम अब बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हो, लगता है कि तुम्हें ज़्यादा जिंदा रहने का शौक नहीं है। वो दोनों एक दूसरे के सामने सामने हो गए थे ताकि एक दूसरे के साथ फाइट कर सकें कि तभी इतने में एल्डर आ जाते हैं। हम दोनों को ये कहते हैं कि तुम दोनों वहीं पर रुक जाओ और वहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे उन्हें ये कहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम अभी से शुरू होगा और जिसका लेवल 2 से ऊपर होगा वही इसे पास कर पाएगा और तुम्हारे इस टैलेंट का पता टैलेंट स्टोन से लगाया जाएगा। वो बाकी सारे स्टूडेंट उसकी बातें आराम से सुन रहे थे और वो जाकर स्टोन के पास खड़ा भी हो जाता है ताकि उन्हें दिखा सके कि ये एग्ज़ाम कैसे वर्क करेगा। जब वो एल्डर सारे स्टूडेंट को सारी बातें समझा लेते हैं तो उसी के साथ कहते हैं कि तुम्हारा टेस्ट अब से शुरू होता है और वो सारे लोग इसके लिए तैयार थे। सारे डिसिपल लाइन में खड़े हुए थे, आगे बढ़ते रहते हैं, अपने अपने स्टार चेक करते रहते हैं, अपने अपने लेवल को चेक करने के बाद कुछ तो पास हो गए और कुछ फेल हो जाते हैं। तभी उन्हें दिखाई देता है कि किसी बंदे के तो 5 स्टार आए हैं और वो कोई और नहीं बल्कि मुँह चैन था। और एक लड़की अपने पीछे खड़े हुए डिसिपल को यही बताती है कि तुम्हें मुँह चैन के बारे में नहीं पता, हमें तो पता था कि ये इतना तो स्ट्रॉन्ग निकलेगा ही, ऊपर से ये मूजी का भाई है। और जैसे ही मूचैन वहां से जाने लगता है तो एल्डर ये देखकर उसे ये कहते हैं कि तुम 5 स्टार लेवल पर पहुंचे हो तो इस पर तुम्हारा भाई काफ़ी खुश हो जाएगा। फिर बारी आती है लिन त्यान की फियांसे की, तो वो भी जाकर जैसे ही अपना लेवल चेक करती है तो वो भी क्वालिफाई कर जाती है। वो वापस जा रही थी तो लिन त्यान आगे बढ़ रहा था ताकि वो भी अपना लेवल चेक कर सके। तो वो रास्ते में उसे ये कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे पास कर पाओगे। वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता जाता है। वहाँ पर आए हुए बाकी स्टूडेंट ये कहने लग गए थे कि ये तो कोई बेवकूफ़ सा लग रहा है जिसकी वजह से इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी छीन ली गई। मूचैन और उसकी फियांसी फिर से उसका मजाक उड़ाने लग गए थे और इस बार लिन त्यान ये कहता है कि मेरी फियांसी तुम जब मुझे अपना कहकर पुकारती थी तो इन्हीं बातों को याद करके अब मुझे काफ़ी गुस्सा आता है। उसने जैसे स्टोन पर हाथ रखा था तो उसे 4 स्टार मिले थे, जिस पर कुछ लोग तो कहते हैं कि ये भी वूफो एकेडमी के लिए क्वालिफाई कर चुका है। लेकिन वहाँ पर खड़ा हुआ मूचैन अभी भी उसका मजाक उड़ा रहा था और ये कहता है कि तुम्हें तो 4 स्टार मिले, तुम्हारा लेवल अभी भी मेरे से कम है। अब जैसे ही उसने अपनी पावर को इंक्रीज किया था उसी के साथ साथ ही उसके स्टार के लेवल भी बढ़ते जाते हैं और वो 6 स्टार तक पहुंचता है तो वहाँ पर खड़े हुए सारे लोग हैरान हो जाते हैं, जबकि खड़ी हुई उसकी बहन ये देखकर काफ़ी खुश हो गई थी और वो ये कहती है कि भाई तुम ऐसे ही करते रहो। और वो अपना स्टार इस तरह इंक्रीज करते करते 9 स्टार तक पहुंच गया था। जैसे ही वो अपना हाथ उठाता है तो वहाँ पर खड़े हुए एल्डर ये देखकर काफ़ी खुश हो कहते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम एक 9 स्टार लेवल के टैलेंट हो। और अपनी तारीफ सुनने के साथ ही वो मूचैन को ये कहता है कि जीनियस अब तुम बताओ अब तुम कहाँ पर खड़े हो। इससे उन दोनों को काफ़ी गुस्सा आ गया था और मार्केट में खड़े हुए बाकी लोग भी ये कहने लग जाते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो लिन त्यान काफ़ी आगे तक जाएगा। और कुछ लोग तो मूचैन का मजाक उड़ाने लग गए थे और ये कहते हैं कि मूचैन का तो 5 स्टार लेवल है जबकि उसका 9 स्टार लेवल है, तो भला मूचैन उसको अपने सामने कैसे जीनियस कह सकता है। मूचैन को उनकी बातें सुनने के साथ काफ़ी गुस्सा आ गया था और वहाँ पर खड़ी हुई लिन त्यान की फैंसी भी ये देखने के साथ काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कुछ ना कुछ स्टोन में गड़बड़ हो सकती है। जिस पर एल्डर जी कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरे स्टोन पर शक है, क्या तुम्हें मेरे वूफू पर शक है। तो मूचैन ये देखने के साथ ये कहता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कोई बंदा मारा चाहता है तो उसके टैलेंट की से कोई भी लेना देना नहीं होता। और वो लिन त्यान की बात कर रहा था क्योंकि अब उसका मिशन उसे मारने का था।
एल्डर फिर कहते हैं कि अब बाकी लोगों की बारी, फिर इसी तरह बाकी लोग भी आगे जाकर स्टोन पर हाथ रखते रहते हैं और उनके लेवल भी डिसाइड होते रहते हैं। कुछ तो क्वालिफाई कर जाते हैं और फिर कुछ को घर जाना पड़ जाता है। जब सारे स्टूडेंट्स का काम खत्म हो जाता है तो एल्डर उन सभी को यही कहते हैं कि तुम में से जो कोई क्वालिफाई कर चुके हैं मैं उन्हें कांग्रेचुलेट कहता हूँ। और तुम्हें मैं ये भी कहना चाहूँगा तुम थोड़ा सा आराम कर लो क्योंकि सेकंड राउंड थोड़ी ही देर में स्टार्ट होने वाला है। अब सारे डिसिपल वहाँ पर टहल पहल रहे थे कि तभी इतने में वहाँ पर मू फैमिली के एल्डर आ जाते हैं। इसे देखने के साथ ही एल्डर ये कहते हैं कि एल्डर मू आप यहाँ पर आ गए। और उसे देखने के साथ बाकी के लोग भी ये कहते हैं कि ये तो मू फैमिली के हेड हैं और उसी का भतीजा कोई और नहीं बल्कि मू चैन था। वो देखकर अपने अंकल को काफ़ी खुश हो गया था, लेकिन उससे उसका कोई भी लेना देना नहीं था क्योंकि एल्डर मुझे ही कहते हैं कि मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई 9 लेवल का टैलेंट आया है। तो वहाँ पर खड़े हुए एल्डर ये कहते हैं कि हाँ वो ये मेरे साथ ही खड़ा है और लिन त्यान की तरफ इशारा करके कहते हैं कि वो यही बंदा है। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होने वाला था तो जैसे ही मू चैन अपने एल्डर मू के पास जाता है तो वो उससे कुछ बातें समझा रहा था और ये कह रहा था कि जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करना। लेकिन जैसे ही लिन त्यान वहाँ पर आता है और वो तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब सारे स्टूडेंट वहाँ पर आ चुके थे। इसी के साथ ही एल्डर यही बताते हैं कि तुम्हारा सेकंड राउंड अब से शुरू होता है। जो कोई रिंग से बाहर जाएगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लिनत्यान जैसे रिंग के अंदर जाता है कि तभी वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में पहुंच गया था। वहां पर कुछ लोग आकर उस पर अटैक करते हैं, उसी के साथ डिसअपेयर हो जाते हैं और ये सब कुछ देखने के साथ लिनत्यान ये कहता है कि ये तो काफ़ी बोरिंग है। कुछ लोग घोड़ों पर सवार होकर उस पर अटैक करने के लिए आगे आ रहे थे, लेकिन जैसे ही फिर वो दो लिनत्यान के करीब पहुंचते हैं इसी के साथ वो भी डिसअपेयर हो जाते हैं। लिनत्यान ये कहता है कि मैंने जो ड्रीम देखा था उसके साथ कंपेयर किया जाए तो ये तो कुछ भी नहीं है। कि इतने में वहाँ पर दो लड़कियाँ आ जाती हैं जो कि उससे ललचाने लग गई थी, लेकिन लिनत्यान उन पर भी कोई खास फोकस नहीं देता और वो दोनों भी वहाँ से डिसअपेयर हो जाती हैं। और इतने में वहाँ पर कुछ और एल्डर्स भी आ जाते हैं और ये कहते हैं कि इस बार के टैलेंट की बात करें तो पहले से ही ये तो काफ़ी टैलेंटेड लड़के आए हैं। और उनमें से एक एल्डर तो एल्डर मू को ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा। तो एल्डर मू कहते हैं कि मुझे नहीं पता। और वहाँ पर खड़ा हुआ फिर तीसरा एल्डर यही कहता है कि मुझे लगता है कि मू चैन जीत जाएगा क्योंकि सब कुछ उसी के लिए ही तो हो रहा है। एक तो उसका बड़ा भाई इतना नामी गिरामी बंदा है और ऊपर से तुम उसके चचा निकले, तो इससे उसे काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। मुझसे पूछो तो वही पहले नंबर पर आने वाला है। तो मुझे के अंकल जी कहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। और अगर मू चैन की बात करें तो वो तो मुझे की तरह ही स्ट्रॉन्ग है। और फिर वहाँ पर खड़ा पहले वाला एल्डर जी कहता है कि चले हमें इस फाइट को देखना होगा, हम देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। वो तीनों एल्डर उस फाइट को गौर से देखने लग गए थे। वो एक लेवल ऑफ फैंटेसी था। वहाँ पर एक दायरा बना हुआ था और दायरे में से बाहर लोगों को निकलना था और मू चैन जल्दी से दायरे से बाहर आ जाता और कहता है कि मैं तो ये जीत गया। वो काफ़ी खुश था और ये कहता है कि बाहर निकलने वाला मैं पहला लड़का हूँ। लिनत्यान तुम कहाँ हो, लगता है कि तुम अंदर मार जाओगे, पता नहीं लोग तुम्हें मुझसे क्यों कंपेयर करते हैं, तुम तो पहले बाहर भी नहीं आ सके। लेकिन उसे साइड से लिनत्यान की आवाज़ सुनाई देती जो कि उसे ये कह रहा था कि बड़े आए जीनियस बनने वाले, मैं तो यहाँ पर आराम कर रहा था, तुम्हें तो काफ़ी देर हो गई, मैंने तो अपनी नींद भी पूरी कर ली और तुम मुझे इस तरह देखकर इतने गुस्से में क्या आ गया है, तुम्हें क्या हुआ, तुम गुस्से में क्यों हो मेरे भाई। जिस पर आगे से मूचैन जी कहता है कि तुम बस वेट करते रहना, तुम जो कुछ भी मेरे साथ कर रहे हो मैं इसका बदला लेकर रहूँगा, तुम्हें मैं ज़रूर इसके लिए पछतावा दिलवाऊंगा। लिनत्यान भी उसे ये कहता है कि तुम भी मेरी तरह ही सोचते हो, तुमने मुझे जिस दिन पहाड़ी से नीचे गिराया था उस दिन से मैंने कर लिया था कि तुम्हें तो मैं ज़रूर नीचा दिखाऊंगा और तुम्हें बुरा भला लोगों के सामने बना कर ही दिखाऊंगा। मूचैन की उसकी बातों को काफ़ी गुस्सा हुआ था तो वो उससे मज़ीद जवाब देने के बारे में नहीं सोचता और चुप करके एक साइड पर चला जाता है। और वो जो एल्डर जी जो सब कुछ देख रहे थे ये कहते हैं कि ये जो नया लड़का है लिनत्यान, ये तो 9 स्टार लेवल का लड़का है ना, इस पर भी फोकस करना होगा, मुझे लगता है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा टैलेंट पाया जाता है। बाकी के एल्डर तो उसकी तारीफें कर रहे थे लेकिन एल्डर मुंह को ये सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है और वो चुप करके वहाँ से चला गया था। और थोड़ी देर के बाद उनका थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाता है। जिन्होंने सेकंड राउंड पास किया था वो थर्ड राउंड में चले गए थे और यहाँ पर हैंड टू हैंड बैटल होने थी, दो लोग आपस में फाइट करते, जो जीतता वो आगे जाता और जो हारता उसे घर जाना पड़ता। और इसी फाइट में जैसे ही मू चैन लिनत्यान की तरफ देखता है तो इशारा करता है कि तुम्हें मार दूंगा, लेकिन लिनत्यान आगे से मुस्कुराने लग गया था। फिर एल्डर कहते हैं कि अब इस फाइट को ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया जाए और इसी के साथ ही अपोनेंट्स आपस में फाइट करने लग जाते हैं।
फिर हम एक डिसिपल को देखते हैं जिसका नाम था क्यू। वो अपनी पहली फाइट जीत जाता है और सारे डिसिपल्स उसी की ही तारीफ करने लग जाते हैं। और इस तरह जो जीतते रहते हैं आगे बढ़ते रहते हैं, जो हारते जाते हैं उन्हें घर जाना पड़ता है। और अब फाइट में कोई और नहीं बल्कि मूचेन और लिनतेयान थे। और बाकी डिसिपल ये देखने के साथ काफ़ी खुश हो गए थे। ये कहते हैं कि अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से असली जीनियस कौन है। इसी फाइट को तो देखकर सारे लोग एक्साइटेड थे। अब एलर जैसे ही फाइट स्टार्ट करने का कहता है तो तभी ही मूचेन रोक लेता है और ये कहता है कि इस फाइट में तो काफ़ी मज़ा आने वाला है और इस फाइट में हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि लिनतेयान भी इसके लिए तैयार हो और वो भी इसके लिए एग्री करे। और अगर किसी को जान से हाथ धोना पड़े तो हम दोनों में से कोई भी जान की बाजी लगाने को तैयार हो। इसी से ही हम इस राउंड के पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बाकी डिसिपल ये सुनने के साथ इसी के बारे में बात करने लग गए थे क्योंकि उन्हें ये आइडिया काफ़ी खतरनाक लग रहा था। उनकी फाइट करवाने वाले एल्डर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हम 4 डिकेड से ये फाइट करवा रहे हैं लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ। तो इस पर मुझेन आगे बढ़कर कहते हैं कि बाकी के तीनों एल्डर भी यहाँ पर आए हुए हैं तो उन्हें ही क्यों ना डिसाइड करने दिया जाए। बाकी दोनों एल्डर तो इससे इनकार कर देते हैं लेकिन उसका अंकल यही कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि इस फाइट को आराम से लड़ा जाए, लेकिन अगर तुम दोनों पार्टी इसके लिए एग्री कर जाओ तो फिर ठीक है, तुम लाइफ एंड डेथ की फाइट लड़ सकते हो। तो उसकी ये बात सुनने के साथ मूचेन आगे बढ़कर लिनतेयान को ये कहता है कि अब तुम बताओ तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि अगर तुम लाइफ एंड डेथ की फाइट नहीं लड़ना चाहते तो तुम अभी से रिंग से बाहर आ जाओ। तो लिनतेयान कहता है कि ठीक है, मैं तो रिंग से नहीं बाहर जाने वाला, मुझे ये सब कुछ मंजूर है। और फिर मूचेन उसे काफ़ी बातें सुनाने लग गया था। ये कहता रहता है कि तुम्हें तो आज मैं यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा, तुम्हें तो मैं मार दूंगा, तुम एक बास्टर्ड हो। और इतना कहते साथ ही वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि यही बार ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।